क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम। ऑन 30th September 2016 the stock of Kamla was destroyed in a fire accident. Find out the value of destroyed stock. Stock at cost on 1st April 2015, then stock at cost on 31st March 2016, purchases less returns, then sales less return, purchase less returns up to 30th September 2016, then sales less returns up to 30th September 2016. In valuing the stock on 31st March 2016, due to obsolescence, 50% of the value of stock which originally cost rupees 6,000 had been written off. In May 2016, 3/4 of this stock had been sold at 90% of the original cost, and A is now expected that the balance of obsolete stock would also realize the same price. Subject to the above, gross profit had remained uniform throughout. Stock to the value of 7,200 was salvaged. देखिए यहां पर क्या है कि कुछ स्टॉक ऐसा है जिसकी प्राइस जो है वो चेंज हो गई है, और उसकी प्राइस चेंज क्यों हो गई है? क्योंकि वो स्टॉक ऑब्सोलीट हो गया है। ऑब्सोलीट का मतलब हो जाना आउटडेटेड, यानी कि वो अब कुछ नए तरह का नहीं रह गया, कुछ उसमें पुराने स्टाइल का हो गया होगा, कुछ पुराने तरह का आउटडेटेड है, जिसको ऑब्सोलिसेंस या ऑब्सोलीट वर्ड कहा जाता है, या जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं जो अब प्रचलन में नहीं है, जिसका अब यूज नहीं किया जाता। तो ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी उस स्टॉक को क्या करते हैं कि जब वो देखते हैं भाई ये पुराने स्टाइल का हो गया या खराब हो गया या कुछ डैमेज भी कभी कभी वर्ड यूज कर सकते हैं, तो उस स्टॉक को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं एबनॉर्मल स्टॉक। एबनॉर्मल स्टॉक का मतलब ये कि जिसपे नॉर्मल रेट के प्रॉफिट्स या नॉर्मल रेट वाली चीजें नहीं लगती हैं उसमें। उन्होंने बताया क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो गया था इसलिए उसकी उन्होंने कुछ प्राइस कम कर दी, और फिर आगे उन्होंने बताया उसको बेचा भी 90% पे, यानी कि 10% घाटे पे बेचा। तो ऐसा स्टॉक जो कि हमारे नॉर्मली जो स्टॉक का जो था उस स्टॉक का नहीं है, जिस पे नॉर्मल जीपी रेट लगता है, उसको हम एबनॉर्मल स्टॉक कहते हैं। और इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम कि यहाँ पर इसके लिए 3 कॉलम में ट्रेडिंग अकाउंट को बना लेते हैं। एक में हम क्या करते हैं, उसका नॉर्मल पार्ट अलग कर लेते हैं और उसका एबनॉर्मल पार्ट अलग कर लेते हैं। तो कैसे करना है ये हम प्रैक्टिकली ही बात को समझ पाएंगे। कुल मिला के अभी इतनी सी बात मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ स्टॉक ऐसा होता है जिसपे नॉर्मल जो जीपी रेट चल रहा होता है वो उस पर अप्लाई नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि वो पुराना हो गया या डैमेज हो गया, उसको या तो घाटे पे बेच रहे होते हैं या कम प्रॉफिट लेके बेच रहे होते हैं। तो ऐसे स्टॉक का जिसका नॉर्मल जीपी रेट नहीं है उसको हम कहेंगे एबनॉर्मल स्टॉक। हमें यहाँ पे जीपी रेट नहीं दिया हुआ है, और चूंकि जीपी रेट नहीं दिया हुआ है तो हम ऐसे में क्या करते हैं, लास्ट ईयर के डेटा को यूज करके वहां की डिटेल्स क्योंकि हमें अवेलेबल है, वहां से हम जीपी पता करेंगे और जीपी रेट वहां से मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम करंट ईयर में आएंगे और स्टॉक के 3 स्टॉक के वजह से अब नॉर्मल स्टॉक, नॉर्मल स्टॉक, इनको स्प्लिट करके फिर हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो हम अगले वाले पार्ट में सोचते हैं। बस पहले तो हमें सबसे पहले पता करना है जीपी रेट। जीपी रेट पता करने के लिए हम बना लेते हैं एक लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, लास्ट ईयर खत्म हुआ था कब? 31 मार्च 2016। 31 मार्च 16 को यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, फिर हमें परचेजेस दी हुई है, हम परचेजेस लिख लेते हैं। कुछ
क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक देखिए कितना दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक है आपका 37,500 और परचेजेस कितनी दी हुई है लास्ट ईयर की 2,53,750। ओपनिंग स्टॉक का 37,500। यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग लिख लेंगे सेल्स। सेल्स लास्ट ईयर की जो दी हुई है वो है आपकी 3,15,000। फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है उसमें उसने एक थोड़ा सा चेंज किया है। देखिए उसने क्या चेंज किया था, बोलता है कि पहली लाइन पढ़ेंगे पैराग्राफ की, इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 मार्च 16, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते समय ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस, पुराना या प्रचलन के बाहर हो जाने की वजह से 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक विच ओरिजिनली कॉस्ट 6,000 हैड बीन रिटन ऑफ। जो 6,000 रुपए का स्टॉक था उसकी 50% वैल्यू को राइट ऑफ कर दिया था, यानी कि 6,000 का 50% यानी कि 3,000 रुपए उसने उसमें से हटा दिए थे। देखिए उन्होंने जब अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, उनको जो ठीक लगा कि भाई ये स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, तो जो भी मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस होती है उसमें से लोअर प्राइस पे लिखा जाता है, ये तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है ही है। तो उन्होंने उसको उस समय जैसा किया वो ठीक किया। पर हम अब क्या करेंगे कि जितना भी उन्होंने स्टॉक का पार्ट रिड्यूस कर दिया था, जो स्टॉक का पार्ट डिस्टर्ब करके कम कर दिया था, पुराना दिख रहा था इसलिए उन्होंने कम कर दिया, उसको हम वापस इंटैक्ट करके उसके रियल वैल्यू पे लिखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने तो अपने प्रिंसिपल को फॉलो किया, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू में से जो भी कम थी उसको फॉलो करके किया। हमारा यहाँ पर पर्पस कोई ट्रेडिंग का जीपी पता करना नहीं है। यहाँ पे हमारा जो पर्पस है उनका रियल में अगर कोई भी चीज डिस्टर्ब ना होती, कुछ भी सही साथ सब कुछ चल रहा होता, तो उनका हकीकत में जीपी कितना था, रियल जीपी रेट पता करना है। तो रियल जीपी रेट पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि उन्होंने जितना भी कम ज्यादा किया होगा उसके इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और रियल जो वैल्यूज थी उनको लिखेंगे। तो उन्होंने 6,000 के स्टॉक की 50% वैल्यू यानी कि 3,000 रुपए की वैल्यू हटा दी। सही वैल्यू स्टॉक की जो हो जाएगी वो 52,000 और उन्होंने 3,000 हटा दिया। हम देखेंगे कि सही मायने में स्टॉक कितने का था, इसका ना 55,000। तो हम उस स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर 55,000 रुपीज लिखेंगे। 52,000 था और उन्होंने इसमें एडजस्टमेंट कर दिया था, 3,000 का राइट ऑफ कर दिया था, हमने उतना ही वापस जोड़ दिया और जो सही वैल्यू है उसको लिखा। अब जब हम सही वैल्यू पे आ जाएंगे, अगर ऐसे ही उनको लग रहा होता सारा स्टॉक बेकार है, सारा स्टॉक जल गया होता है या स्टॉक डिस्टर्ब हो गया तो वैल्यू 0 लिख देते, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जीपी रेट 0 है, हमें तो रियल जीपी रेट पता करना है, तो जो वैल्यू का स्टॉक था वो लिखना। तो इसका मतलब सही वैल्यू में जो स्टॉक की वैल्यू थी सही मायने में वो थी 55,000। और अब हम बैलेंस करेंगे और हम देखेंगे कि इनका नॉर्मल कंडीशन का जीपी रेट कितना है। टोटल हो जाएगा आपका 3,70,000। और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा आपका 78,750 रुपीज। अब इससे हम जीपी रेट पता कर लेते हैं। यहीं पे ये नॉर्मल जीपी रेट है। नॉर्मल कंडीशन में इनका जीपी कितना आता है, जीपी रेट is equals to GP divided by sales into 100, 78,750 into 100 divided by 3,15,000
यानी कि 25% जी। 5%। अब हमें ये मालूम पड़ गया कि इनके यहाँ पर 25% का नॉर्मल कंडीशन में जो है जीपी रहता है। और अब हम अपने इस साल के ट्रेडिंग अकाउंट पे आएंगे जिस साल आज। देखिए मैंने आपको ये बात तो समझा दी कि जो स्टॉक नॉर्मल रेट पे नहीं होता उसको हम अबनॉर्मल स्टॉक नाम दे देते हैं, नॉर्मल रूटीन का नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर कॉलम भी उसी हिसाब से बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 16 से नया ईयर शुरू होगा और डेट ऑफ फायर क्या थी वहां तक। देखिए ऐसे में हम लोग 3 कॉलम वाला बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट जब हमारे पास कुछ एबनॉर्मल रेट का स्टॉक होता है, नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल। देखिए जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था वो इस बार का ओपनिंग स्टॉक। टोटल वाले कॉलम में आप लिख लेंगे 55,000। आपको पता है कि इस 55,000 में से 6,000 का ऐसा स्टॉक है जिस पर नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा है, तो वो नॉर्मल हो जाएगा। बाकी जो बच गया 55 में से 6 के बाद जो बच गया वो आपका नॉर्मल स्टॉक है। तो 55 आपको क्वेश्चन में गिवन था जो आपने कैलकुलेट किया था, और 6,000 रुपीज क्वेश्चन में गिवन था, आपने ये निकाल लिया कि नॉर्मल स्टॉक है कितना, 49,000। तो 55,000 के टोटल स्टॉक जो क्लोजिंग में बचा था उसमें से जो एबनॉर्मल वाला 6 था जिसकी प्राइस उन्होंने 3 ईयर कम कर दी थी उसको हमने अलग कर लिया और बचे हुए स्टॉक को अलग कर दिया। आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे परचेजेस। परचेजेस जो हैं इस बार करी हैं आपने 1,45,000। 1,45,000। पहले हमने टोटल कॉलम में फिगर लिखना है। एबनॉर्मल में डैश इसलिए लगाया गया क्योंकि आप जानबूझकर कोई ऐसा स्टॉक नहीं परचेज करेंगे या कोई ऐसी गुड्स परचेज नहीं करेंगे जो ऑब्सोलीट हो। वो तो रखे रखे आपके ऑब्सोलीट होगी, ये बात हमेशा समझें। आउट ऑफ फैशन जिसको बोल सकते हैं कॉमन भाषा में, वो चीज तो वो हो सकती है, आप जानबूझ के तो ऐसी चीज खरीद के लाएंगे नहीं, इसलिए एबनॉर्मल परचेजेस नहीं होंगी कभी भी कोई भी, वो हमेशा डैश होंगी। जितनी भी परचेजेस होंगी वो नॉर्मल परचेजेस होंगी। अभी सेल्स की फिगर को बहुत ध्यान से देखना है आपको। 1,84,050। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ये जो 6,000 का स्टॉक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें एक बार, इसमें से कुछ एबनॉर्मल सेल भी है। क्वेश्चन कह रहा है इस 6,000 के स्टॉक का 3/4 आपने 1 मई को बेचा है। 1 मई को कितने में बेचा है? 90% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तो पहले तो आप 6,000 का 3/4 कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 4,500। इसको आपने बेचा है 90% में, यानी 10% लॉस में बेचा है। सिंपल भाषा में बोले तो वो आ जाता है 5,4,050।
यानी ये जो सेल आपकी लिखी हुई है 1,84,050, ये टोटल सेल है, जिसमें से 4050 एबनॉर्मल सेल है। एबनॉर्मल सेल क्यों है? क्योंकि ये लॉस पर हो रही है या नॉर्मल प्रॉफिट पर नहीं हो रही है। अब बाकी बच गया जो वो नॉर्मल सेल है। 1,84,050 की टोटल सेल्स थी, इसमें से जो एबनॉर्मल वाले स्टॉक की सेल थी वो उसने बताया 3/4 पार्ट को बेचा और 90% पे बेचा, तो वो आ रहा है 4,050। तो हमने उसमें से एबनॉर्मल वाला कॉलम ही जब बनाया तो एबनॉर्मल की सारी चीजों को उस कॉलम में डील करेंगे और नॉर्मल वाली चीजों को इस तरफ कर लेंगे। तो हमने बताया जी 1,84,050 की टोटल सेल्स थी, 4,050 वाली तो एबनॉर्मल रेट वाली थी, उनको अलग कर दिया और नॉर्मल रेट वाली अलग कर दी। डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर अब हम लोग सबसे पहले क्या कर लें, हम क्वेश्चन में चलें और चेक करें कि हमारा जो है नॉर्मल वाला स्टॉक जो है नॉर्मल जीपी कितना है वो पता कर लेते हैं। और नॉर्मल वाला जीपी रेट हमें पता है कितना है, नॉर्मल का जीपी रेट है 25%। तो 25% जीपी था नॉर्मल, तो ये हो जाएगा आपका 1,80,000 का 25% 45,000। कैलकुलेट करके देख लें आप, 1,80,000 का 25%। अब हमने इसको बैलेंस कर लिया और जब बैलेंस किया तो नॉर्मल वाला स्टॉक जो था वो 59,000 का आया। अब हमने एबनॉर्मल वाले को अलग किस लिए किया था, क्योंकि उस पर जीपी रेट वो लगता ही नहीं था, उसका जीपी रेट तो अलग है, वो तो जीपी छोड़ दीजिए, वहां तो घाटे पे बिक रहा, वो लॉस पे बिक रहा। अब यहाँ पर उसका स्टॉक का हम बैलेंस करते पर उसने खुद ही आपको बता दिया कि वो जो स्टॉक है उसका वैल्यू कितनी है, वो खुद वो कैलकुलेट करके बता रहे हैं आपको। तो आगे लिखा हुआ है ए, यानी कि जो जिसके बिजनेस में आग लगी, यहाँ पे ऊपर ए की जगह सर इट होना चाहिए, इट इज नाउ एक्सपेक्टेड। ये मिस प्रिंटिंग है सर इस बुक में। यहाँ पर आप लिख दीजिए इट इज नाउ एक्सपेक्टेड। हाँ, इट इज नाउ एक्सपेक्टेड that the balance of obsolete stock would also realize the same price। जो बचा हुआ स्टॉक है वो भी उतने रुपए में ही बिकेगा, उसकी 90% में ही जाएगा। उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं सर। बचा हुआ स्टॉक कितना होगा ये चेक कर लें। भाई 6,000 में से 4,500 का स्टॉक आप बेच चुके हैं, या 3/4 स्टॉक आप बेच चुके हैं, तो 1/4 बच रहा है। जैसे चाहें आप वैसे निकाल सकते हैं। 1,500 रुपए का स्टॉक बचा है आपके हाथ में, लेकिन क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये भी 90% में बिकेगा। तो आपको ये पता है कि आप हमेशा स्टॉक की वो वैल्यू लिखते हैं जो उसकी कॉस्ट प्राइस है या जो उसकी एक्सपेक्टेड सेल प्राइस है, दोनों में से जो भी कम है। एक प्रिंसिपल यूज किया है क्लास 11 पे आपने, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। उसी प्रिंसिपल को यहाँ फॉलो किया गया है। नॉर्मली आप स्टॉक कॉस्ट प्राइस पर लिखते हो, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि इसकी सेलिंग प्राइस कम है तो आप उस स्टॉक की वैल्यू सेलिंग प्राइस पर ही करते हो, और सेलिंग प्राइस है 1,350। तो आपके पास टोटल स्टॉक जो है एट प्रेजेंट वो है 59,000 का नॉर्मल स्टॉक, 1,350 का एबनॉर्मल स्टॉक जिसमें लॉस हो रहा है 150 रुपए का। 150 रुपए का लॉस यहां पर दिखा दीजिए आप।
150 और 150 450 हो चुका है। हाँ 450 का पहले हुआ था, ठीक है, 600 रुपए का लॉस हो रहा है। अब देखिए, आपका मेन पर्पस तो ये पता करना है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो 59,000 का ये वाला नॉर्मल कंडीशन का स्टॉक पड़ा हुआ है और 1350 का अब नॉर्मल कंडीशन का लॉस भी पड़ा होगा। तो टोटल जो स्टॉक होगा वो आपका इस दिन होगा 60,350 का। 50 दोनों स्टॉक को जोड़ दिया आपने, 60,350 का। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस की बात अगर हम करें तो नेट प्रॉफिट आपके क्या थे, 45,000 यहाँ पर नॉर्मल में आए थे और 600 रुपए यहाँ लॉस भी हो गया। तो अगर हम टोटल इफेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे 44,400 के प्रॉफिट्स आएंगे, क्योंकि 45,000 तो उसमें कमाया गया और 600 रुपए इसमें गवाया भी। तो 45,000 में से 600 चला गया तो आपका जो प्रॉफिट बचेगा 44,400 रुपीज। और इसके बाद अब आप क्या करोगे, इसका टोटल कर दोगे, या टोटल टैली हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो आप निकाल ही चुके हो। तो इसका जो टोटल आएगा वो देखिए कितना आ रहा है, टोटल कर दीजिए। 2,44,400। और यहाँ का भी टोटल वही सेम आ रहा है। अब अगर किसी को डाउट है तो पूछ ले अभी इसमें कि कोई चीज उसको समझ में नहीं आई। ये सबको समझ में आया कि टोटल प्रॉफिट 44,400 क्यों हो गया? ठीक सर। आगे कंटिन्यू कर लेते हैं सर। अब देखिए सैल्वेज कितना बचा हुआ है, 7,200 का। तो आपका जो टोटल स्टॉक आया है उस दिन, टोटल स्टॉक आया है 60,350 क्लोजिंग स्टॉक। इसके साथ आप ये भी लिख सकते हैं और आगे ऑन द डेट ऑफ फायर 60,350 लेस सैल्वेज 7,200 माइनस कर दीजिए, इसमें से अमाउंट आ जाएगा 53,150। ये आपका लॉस ऑफ स्टॉक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। जसलीन ने पूछा था कि ये क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। A fire occurred in the premises of Mr. A on 15th November 2015 when a large part of stock was destroyed. An amount of rupees 15,000 was realized from the salvage. For the period from 1st April 2015 to 15th November 2015, the following information is available. Purchases amounted to rupees 85,000, sales amounted to rupees 90,000, goods costing rupees 5,000 were taken by Mr. A for his personal use in drawings here. The cost of stock on hand on 1st April 2015 was 40,000. The previous accounts revealed that rate of gross profit was 33.1/3%, जिसको आप 100/3 भी कह सकते हो। The insurance policy, अब यहां पर ये एक नई बात आ गई है अभी। फर्स्ट अप्रैल टू 15th नवंबर,
ले लेते हो आप? $40,000 कैश है, 40,000। परचेजेस, लेकिन परचेजेस में से कुछ चीजें आपने अपने घर के लिए यानी ड्राइंग्स कर ली हैं, ड्राइंग्स को माइनस करना पड़ता है, ये हम लोग एक पिछले क्वेश्चन में भी देख कर आए थे। परचेजेस कितने की हैं सर, एक बार दिखा दीजिए। परचेजेस हैं 85,000 की, लेस 5,000 की ड्राइंग्स हैं आपकी। $80,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई क्वेश्चन में है नहीं। बाई सेल्स 90,000 की सेल्स है, और आपका जीपी इस सेल्स पर निकाला जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट 33 1/3%, जिसको सिंपली आप 1/3 कह सकते हो, जो आ जाएगा 30,000। बाई स्टॉक निकाल लेते हो, क्लोजिंग स्टॉक आप 1,50,000 टोटल हो जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास जो आया है वो आया है 60,000 रुपीज का स्टॉक। $60,000 सैलवेज 15,000, आपके पास लॉस ऑफ स्टॉक आता है 45,000 का। लेकिन ये अमाउंट आप क्लेम के रूप में नहीं ले सकते इंश्योरेंस कंपनी से, ये बात समझें बहुत ध्यान से। अभी तक हर क्वेश्चन में आप यही कर देते थे और आप बोलते यही क्लेम है मेरा। क्वेश्चन में आपको पॉलिसी दी हुई है, अब आपको यह ध्यान रखना है जो अमाउंट ऑफ पॉलिसी है, जिसको सम इंश्योर्ड भी कहा जाता है, आइदर यू कैन कॉल इट अमाउंट ऑफ पॉलिसी और यू कैन कॉल इट सम इंश्योर्ड, वो आपको गिवन है क्वेश्चन में। और वो सम इंश्योर्ड जो गिवन है वो आपके क्लोजिंग स्टॉक से कम है। सम इंश्योर्ड इज लेस देन क्लोजिंग स्टॉक। मतलब आपने 60,000 रुपए का स्टॉक था लेकिन पॉलिसी केवल ली थी 50,000 की। मतलब आप ये चालाकी दिखा रहे थे कि प्रीमियम कम दूंगा मैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम पॉलिसी के अमाउंट पर लेती है, तो एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है वहां पर। इंश्योरेंस कंपनी भी ये बोलती है कि आपको इंश्योरेंस की वजह से कोई फायदा नहीं पहुंचाने दिया जाएगा। एवरेज क्लॉज इज अप्लाइड टू कैलकुलेट क्लेम। द अमाउंट ऑफ क्लेम कह सकते हो आप। अब एवरेज क्लॉज के लिए क्या करना होता है आपको, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हो आप, वो है लॉस ऑफ स्टॉक into sum insured
या अमाउंट ऑफ पॉलिसी? सम इंश्योर्ड या सम एश्योर्ड अपॉन क्लोजिंग स्टॉक। ये आपको तभी करना पड़ेगा जब आपका सम इंश्योर्ड क्लोजिंग स्टॉक से कम है। अब आपका स्टॉक कितना लॉस हुआ है? 45,000 अपॉन 60,000 इंटू 50,000। ये फिगर्स यहां पर ले ली जाएंगी। क्लोजिंग स्टॉक 60,000 का है आपका, मल्टीप्लाइड बाई सम इंश्योर्ड जो पॉलिसी है आपकी वो 50,000 रुपए की है। अब आप कैलकुलेट करेंगे क्लेम कितने का आ रहा है। ये क्लेम का अमाउंट है। आपने अगर जितने का स्टॉक आपके पास यूजुअली रहता है उससे कम की पॉलिसी ले रखी है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा क्लेम नहीं देगी बल्कि उसी प्रपोर्शन में क्लेम देगी। जैसे इस क्वेश्चन में आपने 60,000 रुपए के स्टॉक के लिए 50,000 की पॉलिसी ली हुई थी, तो भले ही आपका क्लेम 50,000 से कम है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको 50,000 रुपए का पूरा 45,000 का क्लेम नहीं दे देगी। वो बोलेगी जब आपने 50,000 के स्टॉक 60,000 के स्टॉक के लिए पॉलिसी जो ले रखी थी वो केवल 50,000 की थी। देखिए, टर्म हम लोग समझना चाह रहे हैं एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज का मतलब क्या है कि अगर आपने अंडर इंश्योरेंस कराया है, अंडर इंश्योरेंस का मतलब ये है कि जितने का बीमा होना चाहिए था उससे आपने कम बीमा कराया है, तो आपका जो क्लेम है वो प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया जाएगा। अब इसके लिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं। कभी कभी क्या होता है कि जो है बिजनेसमैन वो चालाकी करते हैं, देखते हैं कि भाई ज्यादा इंश्योरेंस का पॉलिसी का अमाउंट लेंगे तो उतना ही ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, तो प्रीमियम बचाने के लिए वो क्या करते हैं जी, कम इंश्योरेंस कराते हैं। तो जब ये कम इंश्योरेंस कराते हैं तो ऐसे ही एक इंसिडेंस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हुआ। मैं बोर्ड पे ही एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये गोदाम है, यहाँ पे पूरा स्टॉक भरा पड़ा है, पूरा स्टॉक रखा हुआ है। बिजनेसमैन कैसे सोचता है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे एक दरवाजा है, यहाँ पे एक दरवाजा है, और 1 लाख रुपीस का पूरा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, पूरी जगह पर स्टॉक रखा हुआ है इसका। बिजनेसमैन ये बोलता है कि अगर 1 लाख का बीमा कराऊंगा तो 1 लाख के हिसाब से इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा, 50,000 का कराऊंगा तो 50,000 के हिसाब से इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा। वो एक बात और सोचता है कि मेरे पास इतना स्टाफ है या इतना सारा जो है सारा लोग हैं मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, अगर आग लग जाएगी तो ऐसा थोड़ी ना कि एकदम से सारा स्टॉक जल जाए, तो चलो ऐसा करते हैं कि वो कम का बीमा। तो अब उसने क्या किया, उसने सोचा कि अनुमान लगाया अपना कि चलिए यहाँ से 1 लाख का अगर है, यहाँ स्टॉक रखा हुआ है, आग लगेगी, बुझा उजा दिया जाएगा, इसका बीमा करा लेते हैं 50,000 रुपए। अब 50,000 रुपए का उसने जो है बीमा कराया, जबकि स्टॉक उसके यहाँ कितने का, 1 लाख का। जितने का स्टॉक होता है अगर उससे हम कम का बीमा कराते हैं तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है अंडर इंश्योरेंस। अब ऐसा हुआ भी, आग लगी भी, और आग जब लगी तो उसने क्या किया, जैसा उसका प्लान था वैसे ही बिल्कुल सक्सेसफुली वैसे ही हुआ। आग लगी और आग बुझा भी ली गई, और स्टॉक जो जला वो 40,000 रुपए का स्टॉक जला। इतने रुपए का लॉस हुआ। जब इतने रुपए का लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी के पास उसने बोला कि भाई मैंने 50,000 का बीमा करा हुआ है, 40,000 रुपए का लॉस हुआ, आप 40,000 का क्लेम दे दीजिए। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कोई क्लेम नहीं मिलेगा, आपका कोई क्लेम नहीं हुआ। क्यों कोई क्लेम नहीं हुआ? वो कहता है जी मैंने तो 50,000 का बीमा करा और 40,000 का स्टॉक जला है, तो 40,000 रुपए का तो जो मैं मांग रहा हूँ आपसे, 50,000 का तो बीमा करा, वो मुझे 40,000 का क्लेम दीजिए। तो वो उसे इंश्योरेंस कंपनी ये लॉजिकली कहती है कि भाई देखो यहाँ पर जो है आग लगी, इतने जगह में आग लगी और आपने जो है स्टॉक जो है जला और
ये स्टॉक जल गया और डैमेज हो गया, ठीक है 40,000 का स्टॉक जला, पर यहाँ पे स्टॉक जो बचा पड़ा है ना, ये वो वाला स्टॉक है जिसका आपने बीमा किया था, और जो आपने बीमा कराया था, जो बीमा आपने नहीं कराया था, ये वो वाला चला, तो इसलिए हम आपको कोई क्लेम नहीं देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है कि भैया अगर यहाँ स्टॉक उतने रुपए का रखा हुआ है तो आपने तो हम जो स्टॉक जला है वो ये वो वाला है जो आपने बीमा नहीं कराया, हम क्यों कहेंगे कि हमारा जो वो वाला स्टॉक जला है जिसका आपने बीमा कराया था। तो बीमा कंपनी उल्टी बात करती है इसमें। समझ में आ रही है ना बात की कि नहीं? भाई आपने पूरा बीमा कराया नहीं, वहां तो स्टॉक रखा भी हुआ है, और जो स्टॉक जला है कुछ का आपने कराया था, कुछ का आपने बीमा नहीं कराया था। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या लॉजिक बोलती है कि ये वो वाला स्टॉक जला है जिसका आपने बीमा नहीं कराया, और जिसका आपने बीमा कराया था वो तो स्टॉक यहाँ पे, हम कोई क्लेम नहीं देंगे। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम आई तो ऐसे में क्या हुआ, जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट में उसने बोला हम तो क्लेम लेंगे, और वो बोल रहे हम क्लेम देंगे नहीं। तो जब कोर्ट में केस गया तो उसके बाद क्या हुआ कि एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया जिसको हम कहते हैं एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज में ये कहा गया, जो जजमेंट दिया गया था उसके बाद से फिर ये सारा एवरेज क्लॉज का पार्ट लग के आने लग गया कि अगर अंडर इंश्योरेंस कराते हैं तो जिस प्रोपोर्शन में उसने बीमा कराया हुआ उसी प्रोपोर्शन में उसका क्लेम दे दिया जाए। तो कोर्ट ने ये बोला कि देखिए इनके पास स्टॉक 1 लाख का था और इन्होंने कराया बीमा 50,000 रुपए का, तो इन्होंने अपने यहाँ से आधे स्टॉक का बीमा कराया, तो इसलिए इनका जो स्टॉक जला है आधा आधा आप क्लेम करिए। यहाँ पर क्लेम कितना था, उसका 40,000 का मांग रहा था, तो 40,000 रुपए का वो क्लेम प्रोपोर्शनेटली देंगे। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसी प्रोपोर्शन में आप इनको क्लेम दीजिए। तो इसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट कितना निकल के आया, यानी कि 20,000। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि एवरेज क्लॉज तब लगाया जाता है जब कम बीमा कराता है, जब कम बीमा कराता है बिजनेसमैन, तो उसी प्रोपोर्शन में उसके क्लेम को भी रिड्यूस कर दिया जाता है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो अपना लॉजिक देती है, वो बोलती है साहब हमारे पास तो जो आपने बीमा कराया था वो स्टॉक तो सेफ पड़ा हुआ है, और आपने जो नहीं कराया था वो जला। जबकि जो बिजनेसमैन है वो बोलता है नहीं जी वो वाला स्टॉक जला है जो इंश्योरेंस कराया था। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर लॉजिक लेके बैठे हैं। तो भाई जब आप अंडर इंश्योरेंस कर रहे हैं तो आपका फिर हम ऐसा करेंगे, प्रोपोर्शनेट करेंगे। इसको एवरेज क्लॉज कहा जाता है। तो 1 लाख में से आपने बीमा कितना कराया, केवल 50,000 का, तो इसलिए क्लेम जो है 40,000 में प्रोपोर्शनेटली, क्योंकि आधे का बीमा कराया तो आधा क्लेम आपको मिलेगा। अब यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको देखिए आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक उस दिन निकल के आया वो 60,000 निकल के आया, और जबकि उसने जो बीमा केवल कराया हुआ है जी 50,000 का। तो हम इसी हिसाब से अगर इसी लॉजिक पे बिना फॉर्मूले पे ध्यान दें तो उसने क्या किया था कि 60,000 रुपए का स्टॉक रखा हुआ था और बीमा कितने का कराया था, केवल 50,000। तो यानी कि उसने 5/6 पार्ट का बीमा कराया हुआ है, तो क्लेम भी उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाएगा। तो वो क्लेम कितना मांग रहा था, अपना क्लेम कितना उसने मांगा 45,000, तो 45,000 को वो 5/6 कर देंगे और क्लेम कितना दिया जाएगा 37,500। तो एवरेज क्लॉज केवल तब एप्लीकेबल होता है जब अंडर इंश्योरेंस होगा। अब यहाँ पे एक बात और भी है, कभी कभी क्या होता है कि कई लोगों के बात जो है बड़ा चढ़ा के करने की होती है। वो तो बता रहा है, कह रहा है कि भैया मेरा 5 लाख की जगह उसने बताया मेरा 10 लाख का स्टॉक जल गया, 20 लाख का स्टॉक जल गया। जब उसने एग्जैगरेट करके जहां उसने वैल्यू बताई कि इतना बढ़ गया उतने रुपए का स्टॉक, तो वो बोलेंगे साहब इतने रुपए का आपने बीमा कहाँ कराया, आपका क्लेम प्रोपोर्शनेट करके उतना रिड्यूस कर देंगे। ये आपको बात ध्यान देनी है। और अगर कभी कल को यहाँ पे मैनिपुलेशन भी करना पड़ जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक है वो उतने, रियल लाइफ की बात बता रहा हूँ, वो जितने का बीमा कराया उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन में आ गया तो इसका मतलब क्या है कि उतना प्रोपोर्शनेटली क्लेम आपका रिड्यूस हुआ। बात जो समझने की वो निकली है कि अगर अमाउंट ऑफ पॉलिसी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपसे इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि भैया देख लो कहीं अंडर इंश्योरेंस तो नहीं है, कम बीमा तो नहीं करा हुआ है। कम बीमा कैसे पता चलेगा, अंडर इंश्योरेंस कैसे पता चलेगा, क्लोजिंग स्टॉक से पता चलेगा। अब उनके यहाँ क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा है और पॉलिसी उसकी कम की है तो वो बोलते हैं कि भाई आपने पूरे का बीमा ही नहीं कराया, आपने तो प्रोपोर्शनेटली बीमा करा हुआ, तो हम क्लेम भी आपका प्रोपोर्शनेट देंगे।